नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेटिप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, फुल डिटेल एनालिसिस होगा। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन जस्ट लाइक एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी। जो रेलवे का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है दोस्तों, तो वहाँ से इंडियन पॉलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है वो इनमें से कौन सा स्टेट में पहले हुआ था, पहले लागू किया गया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आंसर कीजिए दोस्तों, थोड़ा ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का एक जगह है नगौर बोलकर, नगौर इन राजस्थान, जहाँ पर 1959 ओके, जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज सिस्टम चालू किया था। ओके दोस्तों, और पंचायती राज सिस्टम थ्री टायर ओके आर्किटेक्चर के ऊपर है। जैसे सबसे ऊपर का है जिला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल, जो स्टेट पीसीओ में है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वही ब्लॉक है ये। और विलेज लेवल का है ग्राम पंचायत, वो है विलेज लेवल। 3 टायर सिस्टम है। ओके, सेंट्रलाइज सिस्टम है पंचायत सिस्टम इन इंडिया। और कुछ डिटेल्स एनालिसिस है, जैसे 73वां संशोधन या अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1992 में। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पंचायत का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन लागू किया गया था 1959 में, सिर्फ एक जिले पर, नागौर में। और बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में लागू किया गया था पंचायत ऑफ इंडिया। और इसलिए बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन पंचायती सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और उसका शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में आता है, 11th शेड्यूल में, 11वां सूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द एक्सप्रेशन ग्राम सभा करेक्टली रिफर्स टू। एक्सप्रेशन ग्राम सभा इनमें से किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्डर सिटीजन्स ऑफ ए विलेज, ऑप्शन बी इलेक्टोरेट फॉर पंचायत, ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत, या ऑप्शन डी होल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज। ओके, एक्सप्रेशन ग्राम सभा। आंसर कीजिए, दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो, इलेक्टोरेट फॉर द पंचायत। ओके, जो पंचायत का के लिए चुनाव लड़ता है वही होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पंचायत का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 243 से 243O तक। ओके, और पार्ट है 9, 9 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट। देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है, क्यों है। आपका ऑप्शन है, द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट कैन amend the constitution,
ऑप्शन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द लोकसभा, या ऑप्शन डी राज्यसभा कैन नॉट बी रिजॉल्व। ओके, पार्लियामेंट सिस्टम होने का क्या फ़ायदा है इसमें? इन चारों में से क्यों इंडियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? यही क्वेश्चन का मीनिंग है। आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द लोकसभा। लोकसभा का में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, इसलिए इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही हम लोग पीएम को चुनते हैं, ओके, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही सभी बड़े बड़े फैसले, ओके, बिग डिसीजंस या बड़े बड़े फैसले लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर स्मूथ सिस्टम, ओके। और पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, ओके। पार्लियामेंट राज्यसभा का है 80, ओके, लोकसभा का है 81, ठीक है दोस्तों। और प्रेसिडेंट भी आता है, प्रेसिडेंट का है 52। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, ओके, सबसे ऊंचा ओहदा उनका ही है, ओके। चलिए नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड मेनली बाय। पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल, ये दोनों गवर्नमेंट में कौन सा अंतर है? मेन अंतर क्या है? जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ओके, इनमें से क्या है? चलिए, पार्थक्य का मेन क्या है यहाँ पर जो डिफरेंस है? आपका ऑप्शन है द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, ऑप्शन बी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ऑप्शन सी द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, या ऑप्शन डी इट्स फेडरल नेचर। ओके, चलिए दोस्तों आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। ओके, इंडिया में लेजिस्लेटिव होते हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और उसके साथ ही होता है एग्जीक्यूशन, जैसे कि यूपीएससी के जो है आईएएस, आईपीएस, ओके, स्टेट लेवल का बीडीओ ऑफिसर, ओके, एसडीओ, ये सब एग्जीक्यूटिव हेड है। और जितना भी नेता लोग हैं जैसे एमएलए हो या एमपी हो, ओके दोस्तों, सब है लेजिस्लेटिव मेंबर है। और इन दोनों का तालमेल होकर ही, ओके, लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव मिलकर ही सिस्टम चलता है इंडिया में। तो ये एक खासियत है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएससी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बेसिक फंक्शन क्या है? आपका ऑप्शन है टू एग्जामाइन द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, ऑप्शन बी टू एग्जामाइन द स्टेटमेंट autonomous bodies, option C to examine the income and expenditure of state corporations, trading and manufacturing scheme and project। आंसर कीजिए, तीन ही ऑप्शन में एक आंसर होगा, आंसर करते रहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पब्लिक अकाउंट पीएससी क्या करता है? जितने भी इनकम होता है सरकार का, रूलिंग पार्टी का, जितना भी है एक्सपेंडिचर होता है, कहाँ पर ट्रेडिंग होता है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सबका हिसाब रखता है, पूरा हिसाब, ताकि पब्लिक का पैसा वेस्ट ना जाए, या पब्लिक का पैसा में कोई दो नंबरी का काम ना हो, ओके, घापला ना हो, ठीक है ना। और पीएससी का लीडर कौन होता है? पीएससी का हेड होता है मेंबर ऑफ अपोजिशंस, ओके, पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उनका हेड होता है पीएससी का हेड, ओके। अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो आईएनसी इंडियन कांग्रेस से हैं, और ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है मालदा करके, वहाँ से एमपी है, ओके दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी, और वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और कैग जो है, कैग CAG, इसे कहा जाता है पब्लिक पर्स। ये क्वेश्चन आता है, और विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पब्लिक पर्स, और यहाँ पर कैग भी होता है, पीएससी भी होता है, लेकिन कैग होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, रेसिडुअरी पावर
अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रेजिड्यूशियरी पावर मतलब क्या होता है? ओके, आपका ऑप्शन है द पावर रिलेटिंग टू इंटरनल अफेयर्स, ऑप्शन बी द पावर्स रिलेटिंग टू इंटरनल इमरजेंसी, और ऑप्शन सी है द पावर्स विच हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली enumerated in the union list, state list and concurrent list. आंसर कीजिए, तीनों में से एक ही होगा आंसर। आंसर कितने रहिए दोस्तों? तो रेजिड्यूअरी पावर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तीन तरह का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स है। ओके, स्टेट लिस्ट में है 59 आइटम्स और कॉन्कर लिस्ट में है 52 आइटम्स। हाँ, 52 है। ठीक है दोस्तों, इन सब आइटम्स में बाहर अगर कुछ रह जाए ओके, बाहर या ऐसा कोई आइटम है जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आता, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता, तो वो आ जाता है रेस्टिट्यूटिव पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डायरेक्टली ओके पार्लियामेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है ना, यही है सवाल, तो यही है बात, तो आंसर यही होगा। तो पावर व्हिच हैव नॉट बीन स्पेसिफिकली इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, वही रेसिड्यूअरी जो बच गया है इसे कहते हैं। और जैसे कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या है दोस्तों, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि यूनियन लिस्ट में है बैंकिंग होता है, बैंकिंग ओके, फॉरेन इंटरनल अफेयर्स ओके, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट में होता है वाटर, पुलिस ओके, ये सब होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। When the post of both the president and the vice president are vacant, who among the following officiates as president? अगर प्रेसिडेंट ना रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहा, तो उसका ऑफिस में कौन चलाता है? अगर प्रेसिडेंट ना रहा तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहा तो कौन चलाएगा? ओके, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओके, भारत के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, प्रधान न्याय जस्टिस है, प्रधान जस्टिस है। और ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा का स्पीकर, या ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। तीनों में से कौन प्रधानमंत्री का कुर्सी संभालेंगे? आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश। ओके, और करेंटली कौन है? एस ए बॉब्डे जी है। ओके, बॉब्डे और शरद अरविंद बॉब्डे जी हैं। ओके, 47 ये 47 आ सकता है, 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, और कौन पहले ऐसे चीफ जस्टिस थे जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के कुर्सी संभाले थे कुछ दिनों के लिए? ओके, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ओके, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी को 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक 1969 में ओके, ये एक महीने के लिए ये तब चीफ जस्टिस भी थे और प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति भी बने थे। ओके, तो क्या जाकिर हुसैन जी का प्रेसिडेंट रहते हुए अचानक देहांत हो गया था। ओके, इसलिए, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था, इसीलिए चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। Which of the following does not come under the purview of the election commission? इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं आता? ओके, आपका ऑप्शन है टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति का इलेक्शन है निर्वाचन में,
ऑप्शन बी टू गिव रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना। टू ऑप्शन सी टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री का इलेक्शन करना। और ऑप्शन डी है टू असाइन इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स प्रोवाइड करना। चलिए दोस्तों आंसर करते रहिए, आंसर दीजिए दोस्तों, चेक करते रहिए अपने नॉलेज। और ये होगा ऑप्शन सी, पीएम, ओके, पीएम के इलेक्शन में। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग इलेक्शन कमीशन हम लोग क्या कर चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, एमपी जितना भी वोट होता है लोकसभा में, ओके, जो 2019 में हुआ था, आगे जाकर 2024 में होगा, ओके। हम लोग एमपी चुनते हैं, एमपी, हम लोग डायरेक्ट पीएम को नहीं चुनते, ओके। एमपी मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर चूज करता है किसको पीएम बनाया जाए। तो पार्टी के हेड को ही पीएम बनाया जाता है, जैसे पीएम मोदी को पीएम बनाया गया, ओके। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन पीएम ऑफ इंडिया बनने में कोई हाथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और एमपी के चुनाव के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ये लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए है एमएलए, ओके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये सब चुनते हैं विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रेट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इशूड बाय, जितने भी रेट्स है, ओके, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32, तो वो कौन इन्फोर्स करता है, ओके, इसको लागू कौन करता है। आपका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, सही जवाब है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 5 तरह का रेट्स है, मैंने पहले भी एक वीडियो है, पहले 2-3 वीडियो पहले बताया था। एक है हैबेस कॉर्पस, ओके, एक है मैंडेमस, ओके, एक है प्रोहिबिशंस, एक है सर्चुरी और एक है को वारंटो, ओके। ये 5 रेट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लागू करते हैं और इन्फोर्स करते हैं। और ये आर्टिकल 32 32वां आर्टिकल के अंदर आते हैं और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ओके। तो किन्होंने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनमें से कौन आइटम, इन तीनों में से कौन सा आइटम फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। आपका ऑप्शन है टू पे ऑल द टैक्सेस टू गवर्नमेंट रेगुलरली, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। ऑप्शन बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ऑप्शन सी नॉट टू असॉल्ट एनी पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग ऑफिस, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को कोई छेड़खानी नहीं करना ऑफिस के टाइम में, ओके। ये तीनों में से आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो ये है ऑप्शन बी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ओके, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ओके, जैसे कि टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथेम, ओके, सर्व शिक्षा अभियान, ओके, साइंटिफिक टेम्पर, प्रोटेक्ट आवर मोनूमेंट, ओके, प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, ऐसे करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों को 42वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डाला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका पार्ट है पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है।
और यूएसएसआर यूनियन सोवियत स्टेट ऑफ रशिया से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय, जो जितना भी ऑर्डिनेंस है, अगर कोई गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करे तो किसका अप्रूवल जरूरी है। आपका ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द स्टेट लेजिस्लेचर, या ऑप्शन डी स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करता है गवर्नर तो किसका हामी ज़रूरी है। ओके, गवर्नर इज जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, उनके पास फुल पावर नहीं है। ओके, तो सही जवाब है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर इज द राइट आंसर। ओके, और ये 213 के अंदर आता है ऑर्डिनेंस जारी करना, लेकिन पहले स्टेट लेजिस्लेचर में पूछ करें। ओके, और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर भी है जो 123 में आता है। ओके ओके, 123 इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड 213 इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है, अगर पार्लियामेंट में सेशन नहीं चल रहा है, स्टेट विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, फिर भी उस ड्यूरेशन के बाद, अगर ड्यूरेशन जब नहीं चल रहा है, जब सेशन नहीं चल रहा है, फिर भी अगर कुछ ज़रूरी आपदा आ जाए तो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई रूल ओके बना सकता है। ओके, कोई लॉ भी बना सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया है, लेकिन विद फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना दोस्तों, और मैक्सिमम टाइम है ऑर्डिनेंस के 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर उसको पार्लियामेंट में री अप्रूव करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, व्हिच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा आइटम है? आपका ऑप्शन है इन चारों में से कौन सा आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में है। ऑप्शन ए है टोल्स, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है ट्रेड यूनियंस, ऑप्शन डी है मार्केट एंड फेयर्स। आंसर करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ आप सबको। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट, तो सही जवाब मैं बोल देता हूँ ऑप्शन सी, ट्रेड एंड यूनियंस। ओके, मैंने थोड़ी मिनट पहले ही बताया। ओके, 3 तरह के लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, शेड्यूल कौन है? 7वां शेड्यूल, 7th शेड्यूल में अंतर्गत आता है। ये 7 सूची के अंतर्गत ये लिस्ट आता है। ओके, और जैसे कि यूनियन स्टेट के अंदर डिफेंस आता है, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा आता है। स्टेट के अंदर आता है पुलिस, ओके, पुलिस आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, ओके, वाटर आता है, जल। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है? फॉरेस्ट, एजुकेशन। ओके दोस्तों, ये ट्रेड यूनियन भी आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय। सैलरी, जितना भी एमपी का सैलरी है, कौन डिसाइड करते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए द स्पीकर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी द कैबिनेट। आंसर कितने हैं दोस्तों? आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। स्पीकर होगा या प्रेसिडेंट होगा या पार्लियामेंट होगा या कैबिनेट? तो सही जवाब है पार्लियामेंट। ओके, जितना भी पार्लियामेंट है। ओके, जितना भी खर्चा होगा कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, जितना भी खर्चा है। ओके, और ये पार्लियामेंट में, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कुछ भी होगा, खर्च हो या रोजगार हो, ओके, जितने भी स्कीम्स हो, ओके, जितना भी सब कुछ पार्लियामेंट में ही होता है। पार्लियामेंट में पास होकर ही एक कानून बनता है या नियम बनता है। ठीक है दोस्तों, खर्च भी, सबका सैलरी भी पार्लियामेंट में ही पास होता है। ठीक है दोस्तों, और पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या है? 79 में फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट 5 में आता है और चैप्टर 2 ये सब पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द पार्लियामेंट एंजॉयज द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट कंटेन्ड इन। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पार्लियामेंट पूरा एक्सक्लूसिव अपना है, फुल एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसमें स्टेट का कोई दखलदारी नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी
यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी कॉन्कर लिस्ट, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, सोचिए थोड़ा। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यूनियन। बोली दिया यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट इज ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इसके ऊपर हस्तक्षेप होगा, ओके, इंटरफेरेंस होगा। और 7 शेड्यूल में आता है, 7 शेड्यूल में थोड़ी देर पहले बोला। और 50 नहीं 97 आइटम है, सबसे ज़्यादा आइटम्स यूनियन लिस्ट में ही है। ओके, 97 आइटम्स है यूनियन लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इन चारों में से किसका इम्पोर्टेंट फीचर्स है, वैशिष्ट है, इम्पोर्टेंट वैशिष्ट। ओके, इन चारों में से क्या है आपका ऑप्शन है? ऑप्शन ए सोशलिस्ट स्टेट, सोशल स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, टोटलिटेरियन स्टेट और कम्युनिस्ट स्टेट। ओके, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इन चारों में से कौन सा है? ट्राई कीजिए, देखिए, कोशिश कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट में पूरा सेंट्रलाइजेशन होता है, जैसे इंडिया में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद ओके पंचायत भी है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है। ओके, पूरा विभाजन है पावर का विखंडीकरण है। ओके, शक्ति का विखंडीकरण है। लेकिन जैसे चाइना में है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर सिर्फ स्टेट है, सब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ स्टेडियम है, पीपल रिपब्लिक ऑफ एयरपोर्ट है, सब पीपल लिबरल आर्मी है, PLA। ओके, सब पीपल्स में है, सब स्टेट का है वो, उसमें प्राइवेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक में प्राइवेट का इंटरफेरेंस हो सकता है। ओके, और कम्युनिज्म, फादर ऑफ कम्युनिज्म अगर पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स जी को। ये जर्मन फिलोसोफर है, जर्मनी में पैदा हुए थे, जर्मन फिलोसोफर। ओके, कार्ल मार्क्स जी। ओके, इनका 2 इम्पोर्टेंट बुक्स जो इन्होंने लिखा था वो है दास कैपिटल और एक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सब मैंने जो बता रहा हूँ वो सब पूछा गया है या पूछा जाता भी है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, और फादर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट अगर पूछा जाए तो इंडिया में फादर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट। ओके, इंडियन कम्युनिज्म तो एम.एन. रॉय जी को बोला जाएगा फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म। तो मानवेंद्र नाथ रॉय है। ओके, और इन्होंने 1934 में पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था। ओके, इंडिया में अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, डिमांड किया था। ओके, और एम.एन. रॉय जी ने टास्केंट में जाकर कम्युनिज्म को ज्वाइन किया था। ओके, फिर इंडिया में लाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द राइट टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द राज्यसभा रेस्ट विथ। ओके, राज्यसभा का जितने मेंबर्स होता है, कितने मेंबर्स होते हैं? 12 मेंबर होता है। उनको कौन नॉमिनेट करते हैं? ओके, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी जुडिशियरी, ऑप्शन डी द लोकसभा। चलिए आंसर कीजिए, तो ट्रिकी भी है। ओके, कोशिश कीजिए। ओके, टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा का 250, जिनमें से 238। ओके, 238 जो चुना जाता है इलेक्टेड है, प्लस जो 12 मेंबर है, 12 मेंबर, उसको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट। ओके, तो और वाइस प्रेसिडेंट होता है, ओके, डी फैक्टो या बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन नॉमिनेट कौन करता है मेंबर्स को? प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर प्रेसिडेंट होगा, इसलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, और LASS, ओके,
ये चारों फील्ड से 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। ओके, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, ओके, इन सब फील्ड्स में से ओके चूज किया जाता है। और अभी करेंट पावर कितना है, स्ट्रेंथ है 245। ओके, करेंट पावर तो 233 प्लस 12, ठीक है ना, 12 नॉमिनेटेड और 233 इलेक्टेड। और करंट राज्यसभा का स्पीकर कौन है, वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी इंडिया का वाइस उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड इन इंडिया एक्सेप्ट द सैंक्शन ऑफ, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, खर्च नहीं होगा इंडिया में किसके सैंक्शन के बिना। आपको ऑप्शन से, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट। चलिए ट्राई कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। सब कुछ होता है पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट में सब डिस्कशन होकर ही सब कुछ होता है। कितना खर्च होगा, कौन कौन सा स्कीम होगा लागू किया जाएगा, सब पार्लियामेंट तय करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट, फेडरल जितने भी स्टेट है संघवाद का मेन फीचर्स क्या है। तो आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए सोवरेनिटी, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी डिसेंट्रलाइजेशन, या ऑप्शन डी द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, विखंडीकरण। ओके, जैसे यूनियन हुआ, उसके बाद स्टेट है और पंचायत सिस्टम है, लोकल बॉडीज जिसे हम कहते हैं, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। ओके, ये मेन फीचर्स है फेडरल स्टेट का, जैसे इंडिया फेडरल स्टेट को फॉलो करता है। ओके, इंडिया में 3 तरह का चुनाव होता है। ओके, एक लोकसभा का प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक विधानसभा का मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक लोकल बॉडीज में पंचायत हेड बनने के लिए या म्यूनिसिपैलिटी में वोट भी होता है। ओके, तो लोकसभा का वोट और विधानसभा का वोट को हैंडल कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा का वोट, विधानसभा का वोट, ओके, राष्ट्रपति का वोट, सब कौन हैंडल करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन लोकल बॉडीज़ का जितने वोट है, जैसे लोकल बॉडीज़ हो, पंचायत का वोट हो, ओके, पंचायती वोट हो या म्यूनिसिपैलिटी वोट हो, ठीक है ना, तो ये स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है। ये भी पूछा जाता है। ओके, ये जो मैंने पढ़ाया अभी, ओके, ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन, जितने भी लीगल सोवरेनिटी है किनके हाथों में है इंडिया में। आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए द कैबिनेट, ऑप्शन बी द जुडिशियरी, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, लीगल का जो सॉवरेनिटी है किनके हाथों में है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर है हम लोगों का हमारा संविधान। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव द ऑल, सबसे ऊपर है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें, जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हैंड रिटन है, टाइपिंग या प्रिंटेड नहीं है, हैंड रिटन है। और हैंड रिटन कौन किया था पूछा जाता है, प्रेम बिहारी रायज़ादा, ऑप्शन में रायज़ादा होगा, ठीक है ना। और जितना पिक्चर है, ओके, पिक्चर को किसने ड्रॉ किया था, अंकन किसने किया था, तो शांति निकेतन मतलब एक जगह है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। ओके, वहाँ का बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट नंदलाल बोस जी ने जितने भी ड्राइंग है, ओके, उन्होंने बनाया था। और पहले जो मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान बनाने के लिए, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 2 साल हो गया, हाँ,
2 साल, ओके, 11 मंथ, 11 महीना और 18 दिन, ओके, 18 डेज लगा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ओके। और एडॉप्ट कब किया गया था, कंप्लीट कब किया, 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हुआ और उस दिन एडॉप्ट हुआ। और इनैक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में, ओके। और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन थे, BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, और ये आखिरी सवाल है, मिड टर्म पोल इज कंडक्टेड व्हेन, ओके। मिड टर्म चुनाव कब होता है, आजकल काफ़ी ये न्यूज़ आता है, सुनने में आता है, ओके। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऑल एमपीज, आपका ऑप्शन से ऑल एमपीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी रिजाइन, अगर सभी एमपी रिजाइन कर दे, ठीक है ना। ऑप्शन बी, देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन वोटिंग, वोट में अगर कुछ छेड़छाड़ हो। ऑप्शन सी, एन इलेक्टेड मेंबर रिजाइन फ्रॉम द सीट, अगर कोई चुना हुआ मेंबर अपना इस्तीफा दे दे, ओके। या डी, ऑप्शन डी, द लोकसभा इज डिजॉल्व बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ द टर्म, अगर कॉम्प्लीशन हो टर्म, अगर टर्म कॉम्प्लीशन से पहले सब लोकसभा में एमपी डिजॉल्व हो जाए, ओके। अपने बहुमत अगर कोई साबित ना कर सके, ओके। यही है, तो आंसर कीजिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगर, ओके, 545 ये है स्ट्रेंथ, ओके। तो आपको बाई 2+1, ओके, बाई 2+1 आपको लाना ही पड़ेगा, ओके, फॉर द मेजोरिटी, बहुमत। अगर कोई इतना सीट ना ला पाए, ओके, 50% +1 सीट लाना ही पड़ेगा। अगर ना पा पाए तो हाउस डिजॉल्व हो जाएगा, ओके। कोई एमपी छोड़ दे या कुछ भी हो जाए तो डिजॉल्व होता है, ओके। तब मिड टर्म पोल होगा, फिर से इलेक्शन हो, री इलेक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोग बनते रहिए, रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड होते रहेगा इस चैनल पर। चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, ओके, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और बेल बटन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ओके। जय हिंद।